नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल। आज के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वमन के बारे में। जैसे हमें पता है कि पंचकर्मों का एक अपना महत्व है। आयुर्वेद की चिकित्सा करते समय हम लोग खासकर पंचकर्मों का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्त्री रोगों में कहाँ कहाँ पर हम लोग वमन का प्रयोग कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो हमेशा से हमारा ये एक सोचना होता है कि स्त्री रोगों में ज्यादा से ज्यादा जो लाभ मिलते हैं बस्ती चिकित्सा से मिलते हैं, बिल्कुल। बट फिर भी वमन जो है कई सारे व्याधियों में, खासकर जो कफ प्रधान संप्राप्ति है, उस संप्राप्ति के भंग के लिए वमन का बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। कई सारे केस स्टडीज, सक्सेस रेट इसका भी बहुत अच्छा है। इसलिए आज के सत्र में हम लोग डिस्कस करेंगे कि वमन कहाँ कहाँ पर किस प्रकार से हमें प्रयोग में लाना चाहिए। जैसे हमें पता है कि वमन ऊर्ध्व भागम दोषहरणम वमनम, तो ऊर्ध्व शरीर से जो दोष बड़े हैं उन दोषों को जब निकाला जाता है, खासकर वमन क्रिया जो है, हम लोग अभी जैसे वसंत ऋतु में हमने वमन का बहुत ही अच्छे से प्रयोग किया। वासंतिक वमन काफी प्रचलित है। स्वस्था अवस्था को बरकरार रखने के लिए भी वासंतिक वमन का बहुत बार प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से वमन जो है खासकर कफ एवं पित्त व्याधियों के लिए बहुत ही अच्छा बताया है। तो बिल्कुल जैसे कि वमन के बारे में देखेंगे तो वमन के लिए योग्य क्या है, अयोग्य क्या है, वमन के जो 3 स्टेप्स है, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म, ये सभी आप रूटीन हम लोग सभी जानते हैं कि वमन किस प्रकार से देना चाहिए। या जैसे कि वमनार्ह में जो स्वस्थ व्यक्ति है, या फिर जैसे बाकी सारी व्याधि, कफ व्याधि खासकर और पित्तज व्याधि, तो अवमनार्ह में जिसमें हमें वमन नहीं देना है, इसमें खासकर गर्भिणी स्त्री या फिर वृद्धा, प्रौढ़ा स्त्री या बालक का समावेश किया जाता है। तो इस एंगल से हम लोग सोचेंगे। भले ही गर्भिणी स्त्री में वमन नहीं दिया बताया गया है, या सुतिका परिचर्या में भी वमन विरेचन पस्य पस्ति नस्य, इसका प्रथमतः तो प्रयोग नहीं करना है। बट फिर आगे आचार्य बताते हैं कि कफच ज्वर में अगर जरूरत पड़े तो हम लोग लघु वमन दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो वमन क्यों देना है, क्या कर, किस प्रकार से वमन की कार्मुकता कैसे है, मतलब किस प्रकार से वमन काम करता है, एक्शन, मोड ऑफ एक्शन क्या है। तो बिल्कुल जैसे हमें पता है कि कफ, उरह, कंठ, इन सभी स्थानों पे कफ दोष का स्थान होता है। और यहाँ पर जो ऊर्ध्वजत्रुगत व्याधि है या ऊर्ध्वगत, जैसे कि उरस्थान में अवलंबक कफ है, या फिर अलग अलग स्थानों पे कफ दोष के प्रकार बताए, जैसे आमाशय में भी कफ है, क्लेदक कफ का स्थान बताया है, मस्तिष्क में तर्पक स्थान है। तो जब भी कफ दोष बढ़ता है तो खासकर सबसे पहली जो संप्राप्ति स्टार्ट होगी वो आमाशयगत, यानी आमाशय से ही कफ दोष विकृत होना आरंभ होगा। जिस दोष का जो प्राकृत स्थान होता है उसी से उसकी विकृति आरंभ होती है। बिल्कुल इसी प्रकार से तो यहाँ पर वमन काम कैसे करता है कि जैसे हमें पता है कि हमारा जो मेन सेंटर है विच इज हाइपोथैलेमस, फंक्शनल सेंटर है, पिट्यूटरी ग्लैंड इज देयर। तो वमन कर्म जो है इट विल हेल्प टू स्टिमुलेट द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को ये स्टिमुलेट करता है और इस प्रकार से जो हमारा एक फंक्शनिंग है हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओरियन एक्सिस का, इसके ऊपर ये स्टिमुलेशन काम कर वहां पे इसकी एक्शन होती है। और जो भी हार्मोनल इम्बैलेंस वगैरह है इसके लिए हम लोग अच्छे से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसीलिए जो स्त्री रोगों के इंडिकेशंस क्या है, कौन से व्याधियों में हमें हमारे इस पिट्यूटरी ग्लैंड के या फिर जो हाइपोथैलेमस रेगुलेटरी सेंटर है या ये एक्सिस है इसके ऊपर काम करना पड़ता है। तो जैसे हमें पता है कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है मेनली सिक्रेट करती है हार्मोन्स को। तो हार्मोनल इम्बैलेंस की अवस्थाओं में हम लोग वमन देंगे तो अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। जैसे अभी सबसे पहला तो है वंध्यत्व। दो वंध्यत्व में उत्तर बस्ती के बहुत अच्छे रिजल्ट्स है, जैसे ट्यूबर ब्लॉकेज है या वंध्यत्व के जो भी कारण है इसमें बस्ती बहुत ज्यादा प्रीफर की जाती है। फिर भी काक वंध्या जैसे कुछ जो वंध्यत्व के प्रकार है जिसमें काक वंध्यायनी, मतलब पहला जो बच्चा होता है, पहली प्रेगनेंसी नॉर्मल होती है, उसके बाद उसको बच्चा नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में हमें वमन के अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। तो वंध्यत्व में भी हमें देखिए हमारे पंचकर्म का उद्देश्य क्या है कि शरीर शुद्धि, तो इसीलिए शरीर शुद्धि की जहां पर भी आवश्यकता है, जिससे कई बारी अभिरेचन से भी या बस्ती से भी अच्छे रिजल्ट्स वमन में मिल जाते हैं। तो वमन करने से जो थोड़े से दोष लिप्त हुए स्त्रोतों में, तो उसको हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। और वमन करने के लिए वमन
उपद्रव तो सभी के हैं, बस्ती के भी उपद्रव है, विरेचन के भी उपद्रव है, वैसे वमन के भी उपद्रव है, बट फिर भी हम कई बार सद्य वमन भी कराते हैं तो भी अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। इसलिए वंध्यत्व में भी शरीर शुद्धि, या ना केवल वंध्यत्व बट आज प्री कंसेप्शन का जमाना है, तो इस प्री कंसेप्शन के स्थिति में बहुत सारे कपल्स ऐसे आते हैं कि हमें अभी कंसीव करना है, हम बच्चा चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चा मतलब हम आगे कुछ फर्टिलिटी प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम लोग शुद्धि कराना चाहते हैं। तो मेजोरिटी आज हमारे पास इनफर्टिलिटी के केसेस तो आते ही, बट इसके साथ साथ प्री कंसेप्शन के लिए भी, शरीर शुद्धि करने के लिए भी काफी सारा जो एक फ्लो है आयुर्वेद की तरफ आ रहा है, तो इसमें भी हम लोग वमन कराएंगे तो अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इस प्रकार से ना केवल इनफर्टिलिटी बट प्री कंसेप्शन या नॉर्मली जो कंसीव करना चाहता है, इसमें भी हम लोग 3 महीने का पीरियड आप मांग लीजिएगा, और इस 3 महीने में हम पूरे जो पंचकर्म है इसको करते हैं, तो आगे जो समस्या है वो नहीं आएगी। इसके साथ साथ जैसे वमन के जो फायदे हैं, वासंतिक ऋतु में जो वमन हम लोग कराते हैं उसके बाद साल भर कफ की व्याधि नहीं होते, ऐसा काफी सारे लोगों का अनुभव है कि जिनको पित्त की शिकायत रहती है, जिनको कफ की शिकायत रहती है, कभी कुछ लाइक कास या श्वास या एसिडिटी है, ऐसे कुछ लक्षण उनमें दिखते हैं, तो उसके लिए उनको अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। ठीक है, दूसरा है योनि व्यापक, खासकर कफज योनि व्यापक के जो भी सारे प्रकार है इनमें वमन बहुत ही अच्छे से काम करेगा। नेक्स्ट है आर्तो दोष। आर्तो दोष में आयुर्वेद में आर्तो दृष्टि 8 प्रकार की मानी गई है, और आज भी हमारे पास आने वाले पेशेंट्स में 25% पेशेंट जो है दे आर रिलेटेड विद द आर्तोक्षय। आर्तोक्षय में वमन बहुत अच्छा काम करता है, इसके मैं केस भी बताऊंगी। तो आर्तोक्षय में क्या होता है कि आर्तोक्षय क्यों है क्या, और फिर अमेनोरिया क्यों है। अमेनोरिया जैसे हमें पता है कि ऋतु चक्र में तीनों दोषों का एक अपना योगदान होता है। स्त्री शरीर आग्नेय है, तो इस आग्नेय गुण प्रधान स्त्री शरीर में आर्तो प्रवृत्ति नॉर्मल होने के लिए पित्त दोष का होना जरूरी है। तो आर्तोक्षय में हमें पित्त दोष के ऊपर काम करना है, बट यहाँ पर हम लोग विरेचन नहीं देंगे, यहाँ पर वमन इंडिकेटेड है। क्यों वमन इंडिकेटेड है? क्योंकि वमन करने से जो थोड़े से दोष प्रकोपित हुए या जो दोषों का उपलब्धिकरण है, उपलब्ध हुए हैं स्रोतों में जाकर, वो वहां से बाहर निकल आएंगे और फिर शुद्धि होंगी। और हमें यहाँ पर पित्त दोष को आग्नेय गुणों को बढ़ाना है। अगर हम विरेचन करा देंगे तो फिर पित्त का शमन होगा। हमें यहाँ पित्त का शमन नहीं करना, हमें पित्त को बढ़ाना है, क्योंकि मेंसेस आने के लिए पित्त बढ़ना जरूरी है। जैसे अनार्थों में भी पित्त प्रकोपक आम्ल, लवण, कटु रस का प्रयोग, या कुड़ित है या दधि है या मांस है, इसका सेवन करना आचार्य बताते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर आर्तो दोष में खासकर अमेनोरिया या आर्तोक्षय या स्कैंटी मेंसेस है, खुलकर मेंसेस नहीं आते हैं, इरेगुलर मेंसेस है, तो इसमें वमन के बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। आप एक कोर्स करा देते हैं तो नेक्स्ट साइकिल में ही पेशेंट्स के अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। नेक्स्ट वन इज शुक्र दोष। तो बिल्कुल शुक्र दृष्टि में भी जो 8 प्रकार की शुक्र दृष्टि बताई है उसमें भी हम लोग इसका प्रयोग करेंगे तो भी अच्छे रिजल्ट्स हमें मिल जाते हैं। इसके साथ स्तन्य दृष्टि। स्तन्य दृष्टि में जो भी सारे लक्षण बताए, दुष्ट स्तन्य में सुतिका भी और बालकों को भी वमन देना बताया है। एक तरफ तो बालक कॉन्ट्राइंडिकेटेड बताते हैं, बट दूसरी तरफ स्तन्य दृष्टि के केसेस में हम लोग सुतिका अवस्था में भी मतलब माता को भी, और जैसे हमारे यहाँ धात्री की संकल्पना बताई तो धात्री को भी वमन, क्योंकि दुष्ट स्तन्य यानी कहीं ना कहीं माँ का खान पान भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो स्तन्य दृष्टि में अगर कफदोष का प्रादुर्भाव है, कफज लक्षण अधिक मिलते हैं, तो इसका मतलब कफ प्रकोपक आहार विहार का सेवन माता ने किया है। तो इस कफ दृष्टि को निकालने के लिए वमन ही बेहतर तरीका है। और बाल बच्चों में भी लघु वमन करा सकते हैं, जैसे कुछ घृत का प्रयोग कर हमें वमन करना पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ पर स्तन्य दृष्टि या स्तन्य जनित विकार जो भी है इसमें भी काफी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। दूसरा एक आज का बहुत ही बड़ा जो डिसीज है, बहुत सारे मतलब 70% केसेस इसके हमें मिलते हैं, पीसीओडी, या जो हम लोग आर्तो दृष्टि को ही इसमें लेते हैं। आर्तोजनित विकार या आर्तोजनित सभी इरेगुलर मेंसेस है या फाइब्रॉइड का फॉर्मेशन है, फिर अगर फर्टाइल एज में ये होते हैं तो इनफर्टिलिटी होती है। ये लड़कियों में भी या महिलाओं में भी पीसीओडी की समस्या काफी मात्रा में बढ़ गई। पीसीओडी इज अ डिसीज इन विच देयर इज अ कफ वाइटेशन, कफ का प्रकोप और वात दोष, वात कफ प्रकोप जनित ये व्याधि है। इसीलिए यहाँ पर हमें वात का अनुलोमन करना है, और फिर जो कफ का प्रकोप हुआ है इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। तो इसीलिए पीसीओडी को केवल गुगुल, कल्प या फिर कई बार वजन ज्यादा होता है तो
डाइट वगैरह करा देते तो इससे अच्छा है अगर आप वमन कराते हैं तो बहुत मतलब वेट लॉस भी होगा और एकदम से कफ का जो ये है प्रकोप है वो कफ निकल दुष्ट कफ शरीर से निकल जाएगा। तो जो भी सारे लक्षण है इसमें काफी अच्छी हद तक हमें राहत मिल सकती है। तो इसीलिए पीसीओडी या आयुर्वेद में जो अर्बुद या ग्रंथि विकार बताया है, ग्रंथि एवं अर्बुद की चिकित्सा में भी इसका खासा अच्छा रिजल्ट मिलता है। ग्रंथि के फिर से वातज पित्तज कफज ग्रंथि है, या अर्बुद को भी हमने देखा था कि फाइब्रॉइड सिस्ट या पॉलिप, तो इस सभी में भी हम लोग दे सकते हैं। बस हमें थोड़ा सा उसका प्रकृति देखनी होगी, देश ऋतु काल वय अवस्था, उसका अग्नि भी देखना होगा और उसका अग्नि अवस्था सब कुछ देखकर हम लोग इसमें अच्छे से वमन कर सकते हैं। विद्रधि चिकित्सा में भी इसको हम लोग उपयोग कर सकते हैं। स्तन्य दृष्टि में तो हमने इसका अच्छे से उपयोग करना ही है। तो बिल्कुल इस प्रकार से कफच व्याधि और ये सारे जो भी सारे योनि दोष है या सारे मतलब योनि व्यापद है, इनफर्टिलिटी के केसेस है, इन सभी में हम लोग वमन से अच्छे रिजल्ट हमें मिल सकते हैं। अभी वमन के लिए जो रूटीनली जो स्टेप्स हम लोग फॉलो करते हैं, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म, इसी प्रकार से यहाँ पर भी हमें यही करना है। भी कौन से व्याधि में सबसे पहले तो वमन कराने के लिए थोड़ा सा दीपन पाचन करना जरूरी होता है। दीपन पाचन के लिए आप चित्रकादि वटी है, आम पाचक वटी है, या जो भी जैसे कफज व्याधि अगर है, मानो अर्बुद है तो वहां पर मांस में दो पाचक भी हम लोग दे सकते हैं, या फिर रस रक्त पाचक भी दे सकते हैं। आर्तो दृष्टि है तो रस रक्त पाचक दीजिएगा। अर्बुद या ग्रंथि या वृद्धि जनित अवस्था है तो वहां पर मांस में दो पाचक के रिजल्ट हमें अच्छे मिल जाते हैं। अभी डिसीज वाइज हमेशा से हमारे सारे जो वैद्य वो पूछते हैं कि डिसीज वाइज इंडिकेशंस क्या है या कौन से इसका हमें प्रयोग करना होता है। तो वो भी थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी कि कौन से डिसीज में कौन से प्रकार के घृत का प्रयोग करेंगे तो हमें अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। जैसे कि वंध्यत्व को लीजिए, वंध्यत्व में हमारा पेटेंट ड्रग जो है फलघृत, फलघृत फलसर्पी के अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, इसीलिए आपको वंध्यत्व के लिए फलघृत का पान कराएंगे। जो वमन में हमने दीपन पाचन कर लिया तो स्नेहपान करना है। स्नेहपान के लिए फिर से वात कफ प्रकृति के हिसाब से हमें जैसे वातज में 7 दिन, पित्तज में 3 दिन और कफज में 5 दिन, इस प्रकार से हमें स्नेहपान देना होता है। वर्धमान मात्रा में हम लोग स्नेहन देंगे तो वहां पर कौन से घृत का प्रयोग करना है। जैसे त्वचा विकारों में खासकर तिक्त महातिक्त घृत का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से हम व्याधि की कंडीशन, अवस्था, दोषों का प्रकोप, उस व्यक्ति का एज, आयु, सब कुछ और ऋतु बल देखकर हम लोग घृत का निर्णय लेंगे। बट फिर भी वंध्यत्व के लिए फलघृत बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ आप कल्याण घृत का प्रयोग कर सकते हैं। सुकुमार घृत के भी अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। और फिर अश्वगंधा घृत, तो ये सभी द्रव्य जो है ये एक प्रकार से वंध्यत्व के ऊपर काम करने वाले हैं, इसीलिए इसको यहाँ पे हमें लेना है। आगे जैसे कि अभी अगर बहुत बारी पेशेंट्स तैयार नहीं होते ना मेडिकेटेड घृत को, तो आप सिंपल गोघृत से भी स्नेहन करा सकते हैं। बट थोड़े रिजल्ट्स अगर हमें अच्छे मिलने हैं तो इसलिए हमें यहाँ पर इस प्रकार से विशिष्ट व्याधि में विशिष्ट प्रकार के घृत का उपयोग करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है पीसीओडी, पीसीओएस। पीसीओएस में जैसे मैंने अभी बताया कि हमारा उद्देश्य क्या है कि अग्नि गुण शरीर को मिले, वमन करा। यहाँ पे हमें पित्त को शमन नहीं करना है, तो हमें पित्त को थोड़ा सा बढ़ाना है। इस प्रकार से हमें यहाँ पर पीसीओडी के लिए खासकर कफ का संप्राप्ति भंग करने के लिए छेदन भेदन करने वाले थोड़े से उष्ण तीक्ष्ण व्यववायी विकासी, क्योंकि वमन के लिए तीक्ष्ण उष्ण व्यववायी विकासी द्रव्यों का ही प्रयोग करना होता है। जैसे मदन फल में ये सारे गुण है, सो मदन फल इज द बेस्ट चॉइस ऑफ ड्रग फॉर वमन। पीसीओडी में पीसीओएस में क्या यूज करेंगे, तो पीसीओडी पीसीओएस में लशुनादि घृत का प्रयोग करिएगा। लशुनादि घृत स्नेहपान के लिए अच्छा रहेगा। फिर इसमें हम लोग वरुण आदि भी करेंगे। वरुण आदि से फिर वरुण जैसे कि कफ शमन भी करेगा। वरुण थोड़ा सा सूजन या जो वृद्धि हुई है इसको कम करने के लिए, क्लेद का शमन करने के लिए भी काम करता है, इसलिए वरुण आदि घृत बेस्ट है। जैसे हम लोग वरुण आदि कषाय का प्रयोग करते हैं, इसी प्रकार से यहाँ पर वरुण आदि घृत का प्रयोग हमें करना है। नेक्स्ट है पंचगव्य घृत, ये भी अच्छे से काम करेगा। फिर गुगुल तिक्त घृत है या फिर पिप्पलादि घृत भी है। देखिए अभी हम लोग समझ रहे होंगे आप भी कि यहाँ पर जो भी सारे द्रव्यों का सिलेक्शन हमने किया है वो गुणों के हिसाब से किया है। जैसे पिपली उष्ण है और इसीलिए यहाँ पर हमने इसको लिया है ताकि पीसीओडी में जो कफ का छेदन भेदन करना है इसके ऊपर पिपली अच्छे से काम करती है। पिपली इज द बेस्ट कफ शमन द्रव्य। तो पीसीओएस में पिप्पलादि घृत का हम लोग स्नेहन के लिए प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है फिर जैसे रक्त प्रदर में, रक्त प्रदर में खासकर अभी रक्त प्रदर में स्तंभन या शीत कषाय गुणों का प्रयोग करना होता है, तो यहाँ पर हमें थोड़ा जीवनीय गणादि द्रव्यों से बना हुआ घृत का प्रयोग करना होगा।
तो यहाँ पर जीवंत्यादि घृत का प्रयोग कर सकते हैं आप। शाल्मली घृत, जैसे शाल्मली स्तंभक है, कषाय रस वाली है, तो यहाँ ये स्तंभन करने के लिए शीत गुण वाला द्रव्य चाहिए होता है आगे। बट फिर भी बेसिकली जब भी हम लोग सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ हमें दोषों की अवस्था को देखना होता है, तो इसीलिए शाल्मली घृत अच्छा रहेगा इसमें। रक्त प्रदर में अशोक इज बेस्ट, क्योंकि अशोकारिष्ट या अशोक का भी स्तंभन शीत कषाय गुण होते हैं, तो इसीलिए अशोक घृत का भी अच्छे से उपयोग होगा। फिर महातिक्तक भी दे सकते हैं, क्योंकि ये भी तिक्त कषाय वाला होता है, इसीलिए महातिक्तक का भी प्रयोग हम लोग रक्त प्रदर की अवस्था में कर सकते हैं। अभी ग्रंथि अर्बुद, तो ग्रंथि अर्बुद में फिर से मांस और मेद धातु के ऊपर काम करना है। कफदोष का काफी मांस, मेद या फिर मज्जा, शुक्र, रस, इनके साथ आश्रय से संबंध होता है। तो इस सभी संप्राप्ति को कम करने के लिए यहाँ पे हमें थोड़े से तिक्त कषाय गुणों का प्रयोग करना है। तो पट्टोल आदि घृत अच्छे से काम करेगा, यहाँ वरुण आदि घृत भी काम करेगा। गुगुल तिक्त घृत का भी अच्छा रिजल्ट मिल जाता है, या फिर पंचतिक्त घृत भी यूज कर सकते हैं। तो ग्रंथि के लिए जैसे पट्टोल घृत यूज करेंगे तो अपने आप आम का पचन होगा, या तिक्त गुणों के कारण यहाँ पर भी छेदन भेदन का काम होगा। तो ग्रंथि और अर्बुद में पटोल आदि का अच्छा रिजल्ट हमें मिल जाता है। ठीक है, अब ये घृतपान हो गए, तो आप जैसे स्नेहन के लक्षण मिल जाते हैं, वातानुलोम्यम दीप्ताग्नि वज्रः स्निग्धम असहतम, इस प्रकार से जो सम्यक स्निग्धता के लक्षण मिलते हैं, उस लक्षण के हिसाब से आपको 3, 5 या 7 दिन स्नेहन देना है। स्नेहन के बाद एक दिन हम अभ्यंग करा लेंगे, बाष्पस्वेदन देंगे वहां पर, और पहले दिन जिस दिन वो एक दिन का गैप देकर, मतलब एक दिन हमने अभ्यंग कर लिया, और मतलब पहले दिन उसके हमें रात को उसका जो खाना होगा वो थोड़ा सा कफ पित्त प्रकोपक वाला खाना हम लोग देते, ताकि कफ का अच्छे से वहां पे रिलीज हो जाए और हमारा जो वमन है उसमें सारा जो दुष्ट कफ है वो निकल जाए। तो यहाँ पर हम लोग महाराष्ट्र में ज्यादा से ज्यादा दही भात खाने को देते हैं, ताकि उत्क्लेश अच्छे से हो। तो इस प्रकार से आपको थोड़े से ये पित्त कफ को बढ़ाने वाला आहार उसमें देना है पहले दिन। इसके बाद जो भी जैसे इंडिकेटेड है, जिस वैद्य के हिसाब से आपको जो भी सही लगे, खास ज्यादातर तो मदन फल का प्रयोग किया है। एक केस यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी जो आर्तोक्षय की थी। आर्तोक्षय की जो केस थी, इसमें हमने यही मतलब 28 एज की महिला थी, उसमें आर्तोक्षय था, और इस आर्तोक्षय के लिए वमन हमने किया था। तो इसमें दीपन पाचन दिया था अग्नि तुंडी बट्टी से, फिर वहां पर हमने स्नेहन दिया था तिक्तवृत से, और फिर स्नेहन के बाद यहाँ हमने वमन कराया था। वमन हम मदन फल से ही वमन किया था। मदन फल के वमन के बाद तुरंत मतलब अच्छा जो अंतिकी, वैगिकी, लैंगिकी, माणिकी, ये सारे जो बताए ना, मतलब लक्षण देखना है, वेग कितने आए वमन के, और पित्तांत वमन हुआ या कफांत वमन हुआ, या फिर ये सारे जो उसके बाद के जो भी पोस्ट लक्षण होते हैं वो भी सारे देखकर हम लोग अच्छा वमन हुआ या सम्यक वमन हुआ, इस प्रकार वहां पर देखते हैं ना। तो इस केस में हमने इसी प्रकार से दिया था आर्तोक्षय में। और फिर नष्ट पुष्टांतक वटी चंद्रप्रभा आरोग्यवर्धिनी ओरली दी थी उसको, तो अच्छे रिजल्ट मिल गए थे नेक्स्ट साइकिल के इसमें उसको। मतलब 35 डेज के बाद इसका जो मेंसेस आया था काफी खुलकर आया था। जो भी मतलब एक प्रकार का पहले तो क्षय था, कम होता था मेंसेस, तो इसमें उसको खुलकर मेंसेस आया था। तो इस प्रकार से हम लोग मदन फल के साथ यष्टि मधु, फिर इसमें शहद डाला जाता है, इसमें सेंधा लवण डाला जाता है, इसमें दूध मिलाया जाता है। जो भी प्रोप्राइटरी हमारा एक जो संहितोक्त योग है, उसी योग से हम अगर वमन कराते तो कोई दिक्कत नहीं आती। अगर आपको लगता है कि कुछ अलग से लक्षण है तो अलग द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए, तो आप जो भी सारा आचार्य चरक ने वमनोपक द्रव्य बताए, उन सभी में से कोई भी आप अच्छे से ले सकते हैं। बट यष्टि मधु, वमनोपक या जो सभी बताए ना सारे, तो उसका ही प्रयोग ज्यादा से ज्यादा अच्छा बताया है। इसमें आप वमनोपक द्रव्यों के साथ अनुपान जो देते हैं, तो अलग अलग प्रकार के अकॉर्डिंग टू द दोष इन्वॉल्वमेंट आप अलग अलग प्रकार के अनुपानों का प्रयोग भी इसमें कर सकते हैं। जैसे अनुपान के लिए जैसे सुरा, धान्य अम्ल या फलाम्ल, इसका प्रयोग कर देते हैं। जैसे वात के लिए ये सारा अम्ल वाला चलता है, क्योंकि वात दोष का शमन अम्ल गुण से होता है। तो इस प्रकार से वात जीवन व्यापद में, वध्यत्व में हमें ऐसे इसका प्रयोग करना है। बट रूटीनली आप कांजी, धान्य अम्ल या फलाम्ल का प्रयोग कर सकते हैं। कई बारी जो पित्तज संप्राप्ति है, पित्तज में अगर कंडीशंस में अगर वमन कराना है तो हम मृद्विका या मधु या दूध इसका प्रयोग करते हैं, ताकि पित्त जो है अच्छे से वहां पर ये हो जाए।
इसके लिए वहां पर हम लोग पित्त संप्राप्ति में इसका प्रयोग करते हैं। अभी कफज संप्राप्ति में अनुपान के रूप में हम मधु शहद उपयोग करेंगे। गोमूत्र भी अच्छा है, जो गोमूत्र उष्ण तीक्ष्ण गुण का है, तो कफ की संप्राप्ति को भंग करने के लिए गोमूत्र भी डाल सकते हैं इसमें। कफहर कषाय भी डाल सकते हैं इसमें। तो वंध्यत्व, पीसीओडी या कफज फाइब्रॉइड या एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया, इन सभी कंडीशंस में इस प्रकार से हम लोग ये देंगे। इस प्रकार से अनुपान के रूप में हमें इसका प्रयोग करना है। ठीक है, अभी ये सारे जो गुण होंगे ना, वमन के द्रव्य के गुण जो बताए हैं, लाइक उष्ण, तीक्ष्ण, व्यवायी, विकासी, जाकर ये सूक्ष्म स्रोतों के ऊपर जाकर काम करता है। तो ये काम कैसे करता है? व्हाट इज द मोड ऑफ एक्शन ऑफ वमन? सो वमन उष्ण, तीक्ष्ण और सूक्ष्म, व्यवायी, विकासी गुणों के कारण हमारे शरीर में जाकर ये क्विक एब्सॉर्ब होता है, और जो धातु में शिथिलता आई हुई होती है, इस धातु के शिथिलता को कम करता है। और उष्ण गुण के कारण जो भी दोषों का संघात है, जैसे कफ का संघात हुआ है, कफ बड़ा है, तो इस कफ को लिक्विफाई या कफ को विलयन करने का काम ये करता है। तीक्ष्ण गुण के कारण भी दोष जो है वो भी इसी प्रकार से वो स्त्रवीभूत होने लगते हैं, ताकि वो बाहर आ जाए। हमारा उद्देश्य है, शोधन का उद्देश्य यही है कि हम लोग दोषों को उत्क्लेशित कर कर उसको शरीर के बाहर निकाल देते, क्योंकि जितना वो शरीर में रहेंगे उतना और आगे संप्राप्ति बढ़ जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर हमें ये करना होता है। सूक्ष्म गुण के कारण वो सभी स्रोतों में जाकर अच्छे से काम कर सकते हैं। तो बिल्कुल इस प्रकार से ये स्रोतों दृष्टि के इसमें इस प्रकार से वो काम करेंगे, तो क्लियरिटी आ जाएगी। क्लियरली ये इसको हम लोग कोरिलेट कर सकते हैं कि वमन के द्रव्य काम कैसे करते हैं। ठीक है, आगे अभी हमने देखा था स्नेहपान किया हमने, फिर हमने उसको ये किया थोड़ा सा लाइक एक दिन हमने उसको सर्वांग स्नेहन स्वेदन बाष्प स्वेद वगैरह दिया। अभिसंधि गुणों को आहार जो है उसको हमने वहां पर दिया। इसके बाद हमें क्या करना है, उस सवेरे वमन की एक सैद्धांतिक विधि है, उसी के प्रकार आश्वासित करना है, कंसेंट फॉर्म लेना है, उसकी सीटिंग पोजीशन होगी, उसी पोजीशन में उसको बिठाना है। उसके बाद अच्छे से पूजा वगैरह कर कर हम लोग वमन के लिए जो भी काढ़ा बनाया है, मदन फल, इष्टि मधु वगैरह का, वो काढ़ा हम लोग उसको पीने को देते हैं। तो ये सारी जो विधि बताई है इसमें ना, तो इस विधि से ही हमें रेगुलर जो विधि, इसी विधि से हमें यहाँ पर भी करना होता है। बस यहाँ पर जो सारा बाकी का जो आगे का प्रोसीजर है, मतलब वमन का जो रूटीन प्रोसीजर हम लोग कराते हैं, वो सारा सेम ही होगा। काढ़ा कितना पिलाना है इसके लिए शास्त्रोक्त, जैसे अगर आप कषाय के रूप में दे रहे तो 200 ml तक बताया है, या फिर पूरा जो मिलाकर कॉम्बिनेशन बनता है वो शास्त्रोक्त तो 5 से 6 लीटर तक का बनाया जाता है, और इसी के साथ उसको यूज किया जाता है। अभी आर्तोक्षय में जैसे एक कभी मैंने केस बताई थी, इसी प्रकार से आर्तोक्षय या पीसीओडी की केसेस में इक्ष्वाकु का प्रयोग करते हैं ना, तो अच्छा वमन हो जाता है और अच्छे रिजल्ट हमें मिल जाते हैं। पीसीओडी की एक केस मैंने देखी थी जिसमें इसके ऊपर मतलब रिसर्च पेपर भी प्रेजेंट किया था, तो इसमें इक्ष्वाकु का प्रयोग कर कर हमने वमन किया था, तो अच्छे से रिजल्ट वहां पर भी मिल जाता था। नेक्स्ट है जैसे मेनोपॉज में, अभी मेनोपॉज दो मेनोपॉज इज अ नॉर्मल कंडीशन, बट मेनोपॉज में जो कई बारी कंडू या फिर अधिक वेट बढ़ना, ओबेसिटी वगैरह डेवलप हो जाती है, तो उसके लिए हमें वमन कराना पड़ता है। तो उसमें हम लोग मदन फल और यष्टि मधु और गाय का दूध और शहद, सेंधव, ये जो रूटीन वाला है इसको ही हम लोग यूज करेंगे। इसमें मदन फल 15 ग्राम की मात्रा में, और बाकी यष्टि मधु का जो है 3 से 5 लीटर की क्वांटिटी में इसको लेना है। बाकी दूध 1.5 से 2 लीटर मात्रा में। ये सब कुछ जो शास्त्रोक्त विधि है, इसी प्रकार से मेनोपॉज में जो कफज टाइप का अगर मेनोपॉज है, कफज लक्षण है, कई बारी जो सारे हॉट फ्लैशेस और वेट गेन, मेंटल इरिटेशन वगैरह, ये लक्षण तो नॉर्मल है, बट कफज प्रकृति की महिला है या कफज टाइप का अगर लक्षण मिलता है, या कफज टाइप के लक्षण अगर ज्यादा मिल जाते हैं, तो वहां पर हम लोग इसी प्रकार से ये जो हमारा ये वमन कराएंगे। मेनोपॉज में वमन कराने का मतलब ये होगा कि आप आराम से मेनोपॉज के जो लक्षण है इसमें अच्छे से राहत हमें मिल जाती है। दूसरा, जो ड्राइनेस आती है, एक प्रकार की रूखापन आता है, वजाइनल ड्राइनेस भी डेवलप हो जाती है, तो वजाइनल ड्राइनेस में भी वमन अच्छे से काम करता है, उसमें भी हम लोग वमन दे सकते हैं। आप जो भी द्रव्य का चाहे वो द्रव्य हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी स्तन्य दृष्टि के बारे में देखते हैं। स्तन्य दृष्टि के लिए आचार्य बताते हैं, पहले तो उन्होंने सूतिका में नहीं देना बताया था, बट फिर उन्होंने क्योंकि स्तन्य दृष्टि में कफज है, जैसे कफ में स्तन्य कैसे होगा, फेनिल होगा और झागदार होगा,
और एक प्रकार का सफेदी उसमें दिखेगी। तो ये सारे लक्षण उसमें कफज स्तन्य दृष्टि में दिखते हैं। तो इसमें बेबी के लिए भी, बच्चे के लिए भी वमन बताया है, जिसमें पिपली युक्त घृत, सेंधो, यष्टि मधु, मदन फल और हनी, इसका प्रयोग करना है। और माता के लिए क्या देना है, माता के लिए हमें वचा यूज की जाती है। वचा बेस्ट है, वचा एक बेस्ट इमेटिक ड्रग है, वमनोपक के रूप में काम करती है। और वचा का हमारे हार्मोनल इसके ऊपर भी अच्छा काम होता है, हाइपोथैलेमस के ऊपर भी काम करने के लिए ये काम करती है। तो इसीलिए वचा, प्रियंगु, यष्टि मधु, मदन फल, कुटज, निम्ब, इन सभी का प्रयोग हम लोग मदर में भी, माता में भी, वमन के लिए वहां पर हम लोग कर सकते हैं। तो आई थिंक एक साधारण सा हमारा जो मानना था कि वमन स्त्री रोगों में कहाँ पर यूज कर सकते हैं, तो आई थिंक वैरायटी ऑफ केसेस में हमें यहाँ पर वमन देना है। हमारे पास आज ज्यादा से ज्यादा पेशेंट्स किसके हैं, इनफर्टिलिटी है, इसके बाद पीसीओडी है, इसके बाद हमारे पास आने वाले पेशेंट है, तीसरा है फाइब्रॉइड के। ये तीन हमारे पास बहुत ज्यादा मात्रा में आते हैं। इसके लिए हम लोग हमेशा आरोग्यवर्धिनी ये तो हमें देना ही है। इसके साथ मतलब हम लोग दीपन पाचन करेंगे सबसे पहले, फिर स्नेहपान करेंगे, फिर वमन करेंगे। हाँ, और एक बात, वमन के पश्चात जो सारा संसर्गजन क्रम बताया, मंडप या विलेपी, या फिर एकदम पतला, जैसे पहले कुछ दिनों में तो पहले 2 दिन तो बिल्कुल गर्म पानी का प्रयोग करना है, एकदम पतला सा आप लाजा का मंड या मूग का यूज दे सकते हैं। फिर धीरे 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 हमें इसको मतलब बना, उसकी घनता को बढ़ाना, इसमें सॉलिड का प्रमाण जो है वो बढ़ाना है। धीरे 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 पूरा क्रम जो होगा, संसर्जन क्रम, ये 10 दिन का होगा। ये क्यों करना है, क्योंकि एक प्रकार से शरीर में थकान है, अग्निमंद होता है, तो धीरे धीरे अग्नि जैसे आपका अच्छा बढ़ता है। ये तो हमें रूटीनली पता है कि कोई भी सर्जरी के बाद भी पेशेंट जैसे नील बाय माउथ होता है, तो बाद में तुरंत उसको खाना नहीं दिया जाता ना, हम लोग उसको पहले लिक्विड देते हैं, पहले कुछ दूध, चाय, बिस्कुट वगैरह देते, फिर उसके बाद हम लोग पतला जैसे उपमा है, शीरा है, वो देते, फिर उसके बाद हम लोग उसको दाल चावल थोड़ा सा सॉलिड डाइट उसको स्टार्ट करते हैं। तो इसी प्रकार से मेजर सर्जरी के समय वही फॉलो किया जाता है। इसी प्रकार से आयुर्वेद में अलग से बताया, संसर्जन क्रम नाम उसको दिया है, बट उद्देश्य तो वही है कि जो शरीर में सारा परिवर्तन आया है, इसको सहजता से स्वीकार करने के लिए अग्नि जो यहाँ पर ये हुआ है ना, उसको काम करने के लिए हमें इस प्रकार से यहाँ पर फॉलो करना होगा। संसर्जन क्रम जितना अच्छे से आप लोग फॉलो करेंगे, उतना अच्छा रिजल्ट आपको मिल सकता है। तो इस प्रकार से आई थिंक हमें वमन का प्रयोग करना है। सारे जो हमारे स्त्री रोग है, कफज संप्राप्ति वाले, दुष्ट स्तन्य में, सूतिका में भी दे सकते हैं हम। कई बारी लघु वमन देता है तो लघु वमन देना पड़ता है, मतलब पेशेंट स्नेहपान के लिए रेडी नहीं होता है, और कफज संप्राप्ति तो हमें दिखती है। कई बार खांसी में वगैरह भी हम लोग ये सब कराते हैं, तो ऐसे भी आप करा सकते हैं। इसके लिए आप सिंपल गर्म पानी, उसमें थोड़ा सा साल्ट, सेंधा लवंग डाल के उसको अगर अलग अकंठ पान कराते, मतलब भरपूर मात्रा में 3, 4, 5, 10 ग्लास जितना वो पी सकता, अकंठ यानी जहां जब तक उसको कुछ ये ना हो जाए, वोमिटिंग सेंसेशन ना हो जाए, कुछ उद्रेक ना हो जाए, उस प्रकार से उसको हमें देना है। तो ये आप तुरंत कभी भी करा सकते हैं। हम लोग रूटीनली लाइक कफज व्याधि में, काश श्वास में बहुत कफ होता है, और बाकी शास्त्रोक्त तरीके से पेशेंट नहीं जाना चाहता है, तो सद्य वमन भी करा देते हैं। इसमें अब बस सिंपली गर्म पानी, थोड़ा सा गुनगुना पानी पीने लायक, इसमें लवण डालिए, उसको अखंड पान कीजिए, आपको निकल आएगा पूरा। और इस निकल जाने के बाद भी आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिल जाता है, कफ निकल जाएगा पूरा, तो अच्छा लगता है बिल्कुल। कई बार इक्षु रस के साथ भी वमन किया जाता है, मतलब भरपूर प्रकार से इक्षु रस पीने को दिया जाता है, शुगर केन जूस, और इसके बाद भी वमन हो जाता है। तो ये लघु वमन या सद्य वमन के भी कुछ पॉइंट्स होते हैं, सद्य वमन भी वहां पर कराया जा सकता है। तो इस प्रकार से आई थिंक आज के इस सत्र में हमने देखा कि वमन स्त्री रोगों में कहाँ कहाँ पर और किस प्रकार से इसका प्रयोग करना है। मैंने व्याधि के अनुसार भी आपको गुरुत्व बताया है, जो इसका प्रयोग आप अच्छे से कर सकते हो। वंध्यत्व है तो फलग्रुत का प्रयोग करिएगा, कल्याणक गुरुत्व का प्रयोग करिएगा, अच्छे रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। बिल्कुल सुंदर सा काम हमारा। पीसीओडी पीसीओएस है तो वहां पर थोड़े से कषाय या इस प्रकार के जो है उसका प्रयोग हमने बताया है, तो बिल्कुल अच्छे रिजल्ट हमें मिल जाते हैं। अच्छे से वो मन आप करा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि स्त्री रोगों में केवल बस्ती का ही अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। तो अलग अलग व्याधि के हिसाब से जो सारे बताए ना, रक्तवर्धन में हमें थोड़ा अभी स्तंभन शीत कषाय गुण वाला द्रव्य प्रयोग करना है, तो शालमली घृत का, अशोक घृतक का प्रयोग करिए, जीवन इत्यादि गण का प्रयोग करिएगा। वहां पर ग्रंथि अर्बुद जैसे विकार है तो वहां पर तिक्त कषाय, छेदन भेदन करने वाले वरुण आदि घृत है, गुगुल तिक्त घृत है, पटोल आदि घृत है, इसका प्रयोग वहां पर करिएगा। या पंचतिक्त
का प्रयोग करिएगा। पीसीओडी में वरुण आदि का अच्छा है, पंचगव्य लशुन आदि का अच्छा है ना। वंध्यत्व में अश्वगंधा घृत का पान करा सकते हैं, सुकुमार घृत का पान करा सकते हैं। तो वैदिक के हिसाब से अगर आप चयन करेंगे तो और अच्छा बेहतर रिजल्ट आपको मिल जाते हैं। यस यस मैम, नमस्कार तृप्ति, नमस्कार, बताइए। नमस्ते मैम। यस नमस्ते, बताइए। कुछ इसमें आपका ये है तो बताइए प्लीज, आपका अनुभव या कुछ आप पूछना चाहते हैं तो भी बताइए। कुछ बताना है मैम आपको इसमें? नहीं मैम, सच कुछ या कुछ सवाल हो तो आप पूछिए प्लीज। आर्तोक्षय में अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं हम लोग, आर्तोक्षय में बहुत अच्छा है ये। स्तन्य दृष्टि, विद्रधि ग्रंथि, योनि व्यापत में भी। यस डॉक्टर प्रियंका जी, आपने पूछा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टिमुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एक्सिस बाय वोमन एंड नस्य। देखिए अभी वोमन और नस्य में तो बहुत फर्क है। जैसे आप जानती है नासा ही द्वारम, तो नासा नस्य भी हम लोग ओव्यूलेशन के लिए या आर्तोदृष्टि में भी हम लोग नस्य का प्रयोग करते हैं, तो कई बार इससे भी स्टिमुलेशन मिल जाता है। बट नस्य और वोमन में फर्क ये रहेगा कि वोमन मेनली हम लोग कफ और पित्त संप्राप्ति के लिए करते हैं ना। नस्य तो वात दोष, नस्य तो तीनों दोषों के लिए किया जाता है। नस्य एक स्टिमुलेशन का जरिया है। नस्य खासकर मस्तिष्कगत व्याधि, बिल्कुल आपने ये सही बताया, सही पूछा है कि एचपीए एक्सिस पर, एचपीओ एक्सिस पर ये काम करेगा। और इसी प्रकार से जहां पर भी आप वमन नहीं दे सकते या बाकी कुछ कर्म नहीं कर सकते हैं, या कई बारी साथ में भी किया जा सकता है, कई बारी मतलब सबका प्रयोग करते हैं पंचकर्म में, जैसे वमन विरेचन नस्य बस्ती रक्त मोक्षण का। बिल्कुल दोनों का काम करने का जरिया तो एक प्रकार से सेम ही रहेगा। बट जैसे कि नस्य जो है वो खासकर कफज विकारों में भी देते हैं नस्य, जैसे प्रतिशाय में वगैरह भी हम लोग देते हैं। बट इसकी संप्राप्ति जो होगी खासकर मस्तिष्क जो तर्पक कफ है इसके लिए काम करेगा। और वमन के द्वारा हम लोग आमाशय समुद्र जो व्याधि है इसमें वमन का अच्छा रोल रहेगा। आमाशय, क्योंकि देखिए कफ का स्थान मुख्य आमाशय है, तो आमाशय से ही कफ दुष्ट होगा। तो कफज व्याधि जो भी है श्वास काश, इसमें क्लेदक कफ की दृष्टि होती है। तो इस क्लेदक कफ की दृष्टि को कम कराने के लिए हम लोग वमन करते हैं, तो अच्छा रिजल्ट हमें मिल जाता है। तो आप समझ रहे हैं ना कि जो भी आप मतलब जो भी व्याधि है, भले वो ऊर्ध्व जत्रुगत व्याधि हो, जो भी कोई भी व्याधि हो, इसका जो उगम स्थान है वो आमाशय ही रहेगा। आमाशय ही वमन कफदोष का मुख्य स्थान है। तो जहां पर उसका निर्माण है वहीं से वो विकृत होना चालू हो जाएगा। जो आमाशयस्थ क्लेदक कफ है यही सभी प्रकार के कफ दोषों का पूरण करता है, उपग्रहण करता है ना। जैसे वातदोष का हमने देखा कि पक्वाशय मुख्य स्थान है, तो इस प्रकार से पक्वाशयगत वात ही सभी प्रकार के वात दोषों का उपग्रहण करता है, पोषण करता है। इसी तरफ से जैसे पाचक पित्तों को प्रधान बताया है, पाचक पित्त ही बाकी सारे पित्त प्रकारों को बल देने का काम करता है। इसी प्रकार से यहाँ पर ये काम करेगा। आर यू गेटिंग डॉक्टर प्रियंका जी? ओके दोनों भी काम करेंगे, हर मतलब हार्मोनल लेवल पर थोड़ा सा फर्क होगा दोनों केस में। जैसे वुमन से पूर्ण रूप से दुष्ट दोष जो है बाहर निकल जाएंगे, बस नस्य से ऐसे नहीं होगा। नस्य स्टिम्युलेट करने का काम करता है। शिरोगत जो दोष है इसके लिए नस्य बेस्ट रहता है, बट उरस स्थान में जो दोष है उसके लिए तो वमन बेस्ट काम करता है। इसलिए वहां पर हम लोग वमन का प्रयोग करेंगे तो अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। और बाकी जैसे आपको ये पूछना है कुछ, बाकी पित्तांतक वमन वगैरह अतियोग, अयोग के लक्षण, ये सारा तो हम लोग जो रूटीन हमारा है ना पूरा वमन की विधि जो बताई इसी प्रकार से हमें उसको भी देखना होगा। रुग्ण का निरीक्षण, फिर वेग संख्या 8 वेग, 6 वेग, 4 वेग, बड़े वेग आते हैं, कई कुछ छोटे वेग भी इसमें होते हैं।
फिर कफ पित्तांत वमन है या पित्तांत है, ये निरीक्षण होगा। जैसे पहले हम लोग काढ़ा पिलाते हैं तो उसके बाद जब वमन करती है रुग्णा तो उसमें हमने देखते हैं कि घाम आने लगता है, रिल्लास, लालस्राव, पेट उसका फूल जाता है। और फिर इस समय हम लोग क्या करेंगे, उसके उदर और पृष्ठ भाग कर थोड़ा सा हाथ से, हल्के हाथ से हम लोग दबाते हैं। और इसके बाद हम लोग हर वेग के पश्चात उसको थोड़ा एष्टी मधुफांट और लवण का पानी जो होता है ना वो देते, ताकि अच्छे से उसका वमन हो, कोष्ठ शुद्धि अच्छे से हो। और उसके बाद हमें वो ऑब्जर्वेशन तो करना ही, द्रव्य का रंग, स्वरूप, वेग, संख्या कैसी है, ये भी हम लोग ध्यान में रखते जाएंगे। और सम्यक लक्षण तो क्रमशः कफ और पित्त और फिर वायु निकलना है, लघुता आती है बाद में, कंठ शुद्धि, एकदम हल्का लगता है बाद में, वमन हो जाने के बाद हल्का लगता है, थोड़ा थकान भी आती है। और अगर आपको फीवर आता है, कुछ अच्छे से कफ निकलता नहीं है, वेग की अप्रवृत्ति है, शरीर में भारीपन लगता है, तो ये अयोग के लक्षण। अतियोग भी हो सकता है कई बारी, बहुत ज्यादा मात्रा में, फिर दाह, कई बार मतलब भ्रम भी आ सकता है, वमन के उपद्रव भी होते हैं, ऐसा नहीं कि उपद्रव नहीं होते हैं। हाय AMH, ओके। और किसी का कुछ इसमें है तो बताइए प्लीज। यस मैम। कुछ पूछना है तो प्लीज। हाँ मैडम, संपदा बोल रही हूँ। हाँ संपदा बताइए। कल एडिनोमायोसिस के बारे में जो आपने कहा था, हाँ मांसपाचक, मेदोपाचक, यस। वो खाना खाने के पहले लेना है या खाना खाने के बाद? खाना खाने के पहले दीजिएगा, पहले दीजिएगा। पहले देना है क्या? हाँ एट ए टाइम 2 टैबलेट्स या 1 टैबलेट? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। 1 टैबलेट और 2 टैबलेट? 2 टैबलेट दीजिएगा, 2 टैबलेट। क्या एज है पेशेंट की? 47। ओके, फिर 2 दीजिएगा, 2 दीजिएगा। और थोड़ा डिटेल्स बताइए आपका, वो मतलब एडिनोमायोसिस का आपका ही केस था ना? हाँ, हम्म। एडिनोमायोसिस और म्हणजे तकलीफ पोटात दुखणे जास्त आणि हम्म। मेन्सेस 1 आठवडा लवकर येणे अच्छा आणि ओके। मायनर फायब्रॉइड्स 1 mm 2 mm असे 2 फायब्रॉइड्स. हाँ हाँ मग रिपोर्ट मध्ये एडिनोमायोसिस आणि फायब्रॉइड असा रिपोर्ट आहे. बल्की युट्रस, हाँ व्हाईट ओके. डिस्चार्ज. वाईट डिस्चार्ज पण आहे. अच्छा, तर ठीक आहे. मग बल्की युट्रस आहे तर तुम्ही वरुणादी कषाय वगैरे पण देऊ शकता, चांगला रिझल्ट किती मिळेल. दिवस कांचनार्गू, द्यायचे? हा काय काय दिलं तुम्ही? नाही सांगितलेलं, पण देणार मी, विचारून तुम्हाला देणार. अच्छा, अजून काय लक्षण आहेत दुसरी? मग ठीक आहे ना, मांस मेदोपाचक द्या, वरुणादी कषाय द्या, आरोग्यवर्धिनी द्या, आणि कांचनार्गू गुळ किंवा हे पण देऊ शकता तुम्ही. पेशंटची प्रकृती बघून, 47 आहे तर भल्लातक बघा, पित्त प्रकृती आहे का, नाहीतर मग कांचनारस द्या. कांचना पण मॅडम त्यांना आणखी आत येणार ना MC? आता काय तसं तसं स्वरूप कसं आहे त्यांचं आता? 20 दिवसाला. नाही, कांचनाने नाही होत, सुकुमार कषायनी होतं. सुकुमार कषाय नका देऊ, पण हे चांगलं चालेल, हे चांगलं काम करेल. किती दिवस द्यायचं? 15 दिवस तरी द्या, किमान 15 दिवस द्या. कारण ती हे कमीच होणार नाही ना त्याच्याशिवाय. जर एडिनोमायोसिस याच्या म्हणजे एंडोमेट्रियम साईज वाढली आहे ना, आतमध्ये आतले जे लेअर आहे तिथे ग्रोथ होती ना, तर मग किमान आपल्याला 3-1 महिने तरी ट्रीटमेंट द्यावी लागेल, तरच रिझल्ट मिळतील ना. आणि चंद्रप्रभा द्या, 15 दिवस द्या. चंद्रप्रभा 15 दिवस द्या. कांचनार्गू गुळ तुम्ही कंटिन्यू करू शकता. तसं कांचनार्गू गुळचं हे नाहीये काही, म्हणजे लेखन होतं त्याच्याने, पण मेन्सेस वरती लवकर येतात असं नाहीये. सुकुमारचं मला माहितीये, सुकुमार कशाचे बघितलेले आहेत, त्याच्याने थोडा पिरियड लवकर येतो, त्याच्यामुळे ज्याच्यामध्ये पिरियड लेंथी आहे त्याच्यामध्ये ते देऊ शकतो, पण कांचनारचं नाहीये तसं. त्याच्यात मला असं वाटतं की बाकी मग अशोकारिष्ट, पत्रांगासव तुम्ही म्हणताय, श्वेतप्रदर पण आहे का थोडस, तर पत्रांगासव द्या सोबत. हो चाल.
म्हणजे मग चांगलं चांगलं हे मिळतं. चालेल चालेल. थँक्यू. येस. अजून काही नवीन बाकीचं ते ह्याचं सुरू केलं का तुम्ही? ते आपल्या ह्याची केस होती ना स्पर्मची जी होती ना मॉर्फोलॉजिकल डिसऑर्डरची, त्याच्यात काय? ते अजून आलेले नाहीत फॉलोअपला. अरे येतो हो का? आलेले नाहीत, आल्यानंतर बघूया. लांबचा पेशंट होता पुणे भागातला, अच्छा इकडे अच्छा. नातेवाईक आहेत त्यांचे. हा 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 हा. बरं, आल्यानंतर बरं. अच्छा ठीक ठीक आहे चालेल. अजून काही असेल तर सांगा. तुम्ही देताय का वमन हो. वगैरे सुरू केले की नाही? नाही नाही. बस्ती उत्तर बस्ती बऱ्यापैकी असतात, वमनाचं नाही अजून हे केले. हा ठीक आहे, हरकत नाही. हळूहळू होय. बिलकुल चालेल. ठीक आहे चालेल मग. मॅडम आपण पहिले वमन करून मग शमन चिकित्सा चालू करू शकतो का? हा करू जर शकता ना, करू शकता. करू शकता. जर चांगलं आहे पेशंटचं तर मग आपण याप्रमाणे पहिले शोधन करून मग सगळे काचना बघू वगैरे चालू केलं तर ते जास्त हेल्पफुल होईल का? जास्त हेल्पफुल होईल. हो, वमन करून तुम्ही नंतर केलं ना तर मग कसं वमन आणि दोष ऑलरेडी उत्क्लेशित होऊन गेलेले असतात ना, त्याच्यामुळे नंतर मग आपल्याला कमी मेडिसिन देऊन पण चांगले रिझल्ट मिळतात. ओके. चलिए फिर आज के लिए रुके। आज हमने कुछ वमन के बारे में पढ़ा, कल के सत्र में और कुछ अलग विषय के साथ फिर आपके सामने। फिर आज के लिए रुके। तृप्ति जी, संपदा जी। जी मैम। ओके मैम. यस, चलिए फिर थैंक यू, नमस्कार सभी। थैंक यू मैडम, नमस्ते।